हेलो फ्रेंड्स, अद्विक क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन को देख रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकरण 4 के भाग 1 को देखा है। ये प्रकरण बहुत लंबा था, तो इसको 2 भाग में बनाया है मैंने। आज हम लोग भाग 2 को यहाँ पर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित गोविंद नारायण मिश्र, यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र के सार सुधा निधि पत्र में कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे, जो पुस्तकाकार छपकर स्थायी साहित्य में परिणत न हो सके। यह अपनी गद्य शैली का निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया। इनकी लेखन शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। ठीक है, गोविंद नारायण मिश्र का देखिए जो बात ध्यान में रखनी है, एक तो ये कवि और चित्रकार इनका जो लेख है वो, और दूसरा ये वाली जो पंक्ति है, लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहते थे। तो किसके बारे में ये कहा जा रहा है? गोविंद नारायण मिश्र के बारे में। आगे देखिए, पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास के गूंथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। जहां वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं, वहां भी पदछटा ही ऊपर दिखाई पड़ती है। तो ये समास अनुप्रास के गूंथे शब्द गुच्छों का एक अटाला, ये किसकी रचना के लिए कह रहे हैं शुक्ल जी? ये गोविंद नारायण मिश्र की रचना के लिए कह रहे हैं। आगे हैं बाबू श्याम सुंदर दास, नागरिक प्रचारणी सभा के स्थापना काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते आए हैं। आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं, वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। आपकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी, फारसी, विदेशी शब्द नहीं आते। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। हिंदी पुस्तकों को खोज के विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिहास, कवियों के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का मसाला इकट्ठा करके रख दिया। इस प्रकार आधुनिक हिंदी के पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवन वृत्त हिंदी कोविद रत्नमाला के 2 भागों में आपने संग्रहित किए हैं। शिक्षापयोगी 3 पुस्तकें, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की हैं। ठीक है, तो हिंदी कोविद रत्नमाला में क्या है? नए पुराने लेखकों का संक्षिप्त जीवन वृत्त है। ठीक है, और ये तीनों पुस्तकें इनकी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं। आगे हैं पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। हास्य विनोद पूर्ण लेख लिखने वालों में कलकत्ता के पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी बराबर लिया जाता है, पर उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। आगे है पंडित चंद्रधर गुलेरी। इनका जन्म जयपुर में एक विख्यात पंडित घराने में सन 1883 में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे। पंडित चंद्रधर जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम वर्षों के पहले ये बराबर अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक रहे। पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर आए, पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों में सन 1920 में इनका परलोकवास हो गया। ये जैसे धुरंधर पंडित थे, वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। तो ये पहली लाइन महत्वपूर्ण है, ये जैसे धुरंधर पंडित थे, वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। तो शुक्ल जी ने ये लाइन गुलेरी जी के संबंध में कही है। गुलेरी जी ने सरस्वती के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था में जयपुर से समालोचक नामक एक मासिक पत्र अपने संपादकत्व में निकलवाया था। तो कई बार समालोचक के संपादक का नाम पूछा जाता है, गुलेरी जी है, ध्यान में रखना है। उक्त पत्र द्वारा गुलेरी जी एक बहुत ही अनोखी लेखन शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास जैसा इनके लेखों में रहता था और कहीं देखने में न आया। अनेक गुण शास्त्रीय विषयों तथा कथा प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती थी।
इस प्रसंग गर्भत्व के कारण इनकी चुटकियों का आनंद अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले पाठक को ही विशेष मिलता था। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, ऐसा गंभीर पांडित्यपूर्ण हास, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने किसके संबंध में कही है, पूछी जा सकती है। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है, वह किसी लेखक में नहीं। इनके स्मित हास की सामग्री विज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई है, अतः इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहुत या कम से कम बहुश्रुत हैं। इनके कछुआ धर्म और मारे से मोहे कुठार नामक लेखों से उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। देखिए, मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा या असद कथा हो रही हो, वहां पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले और कहीं उठकर चला जाए। मनु महाराज ने न सुनने जोग, मैंने नहीं सुनने योग्य गुरु के कलंक कथा सुनने के पाप से बचने के दो ही उपाय बताए हैं। या तो कान ढककर बैठी जाओ और दुम दबाकर चल दो। तीसरा उपाय, जो और देशों के 100 में से 90 आदमियों को ऐसे अवसर पर सूझेगा, वह मनु ने नहीं बताया कि जूता लेकर या मुक्का तानकर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करने वाले का जबड़ा तोड़ दो या मुंह पिचका दो। तो ये लाइन सारी महत्वपूर्ण है, इनके निबंधों से है। देखिए आगे है, हमारे यहाँ पूंजी शब्दों की है। ठीक है, पूंजी किसकी है, शब्दों की है हमारे वहाँ, जिससे हमें काम पड़ा, चाहे और बातों में हम ठगे गए पर हमारी शब्दों की गांठ नहीं कतरी गई। अर्थात हमारे वहाँ से सारी चीजें लेकर के अंग्रेज या फिर जो भी भारत में आए, वो और चीजें लेकर के गए, लेकिन शब्द लेकर के नहीं गए, बल्कि हमने ही जहाँ से काम पड़ा वहां से शब्द ले लिया। यही नहीं, जो आया उससे हमने कुछ ले लिया। पहले हमें काम असुरों से पड़ा, असीरिया वालों से। उनके यहाँ असुर शब्द की बड़ी शान का था। असुर शब्द, असुर माने प्राण वाला, जबरदस्त। हमारे इंद्र की भी यहाँ यही उपाधि हुई। पीछे चाहे शब्द का अर्थ बुरा हो गया। तो ये कुछ उदाहरण से आगे देखिए। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक बात बतानी थी, जो निबंध हमारे सिलेबस में है उनसे ही क्वेश्चन बने ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी पिछले ही एग्जाम में कछुआ धर्म की कुछ पंक्तियां दे करके पूछा था कि ये किसके पंक्ति है। ठीक है, कछुआ धर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, पर उससे पंक्ति उठा करके पूछा था। क्योंकि इस पुस्तक में है तो ये हम लोगों को एक बार देख लेना चाहिए। इसी द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो ऐसे निबंध लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है, पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा में उद्दीप्त नूतन भावभंगिमा के दर्शन होते हैं। पहले हैं अध्यापक पूर्ण सिंह 1881। सरस्वती के पुराने पाठकों में से बहुतों को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा। उनकी 3-4 निबंध ही उक्त पत्रिका में निकले। उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से चित्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज थी। भाषा की बहुत कुछ उड़ान उसकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जाती है। उनके निबंध भावात्मक कोटि में ही आएंगे, यद्यपि उनकी तह में क्षीण विचारधारा स्पष्ट लक्षित होती है। इस समय उनके 3 निबंध हमारे सामने हैं: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, और सच्ची वीरता। बनी जिस समय ये पुस्तक लिखी गई थी 1929 में पहला जो प्रकाशित हुआ था, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। उस समय इनके 3 थे: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, और सच्ची वीरता। यहाँ हम उनके निबंधों से कुछ अंश उद्धृत करते हैं। देखिए, आचरण की सभ्यता से ये पंक्ति लिया है: पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सेहरा बाहरी सभ्यता की अंतर्वर्ती आध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुट जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि प्राप्त न होता यदि धन और तेज को एकत्र करने के लिए यूरोप निवासी इतने कमीने न बनते। यदि सारे पूर्वी जगत ने इस महत्ता के लिए अपनी शक्ति से अधिक चंदा देकर सहायता की तो क्या बिगड़ गया।
एक तरफ जहां यूरोप के जीवन का एक अंश अभ्यस्त प्रतीत होता है, कमीना और कायरता से भरा हुआ मालूम होता है, वहीं दूसरी ओर यूरोप के जीवन का वह भाग जहां विद्या और ज्ञान का सूर्य चमक रहा है, इतना महान है कि थोड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवश्य ही भूल जाएंगे। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। ठीक है, अर्थात इनमें जो कमियां हैं वो उनके ज्ञान के आगे दब जाएगा। अगला है मसूरी और प्रेम से लिया गया। जब तक, यहाँ पर जब होगा, जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। तो ये पंक्ति मजदूरी और प्रेम से ली गई है। आगे हैं बाबू गुलाब राय। इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाबू गुलाब राय, MA LLB। उन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं, जैसे कर्तव्य संबंधी रोग निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, और फिर निराशा क्यों। एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे अभ्यास पूर्ण निबंध हैं। इन्हीं में से एक कुरूपता भी है, जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है। तो कुरूपता नामक जो लेख है वो किसका है, बाबू गुलाब राय का है। और उसका देखिए किस तरीके से उसका प्रसंग दिया है यहाँ पे। सौंदर्य की उपासना करना उचित है, सही, पर क्या उसी के साथ साथ कुरूपता घृणास्पद और निंद्य है? नहीं, सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। सुंदर अपनी सुंदरता पर चाहे जितना मान करे, किंतु असुंदर पदार्थों की स्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है। अब निबंध का प्रसंग यहीं पर समाप्त किया जाता है। खेद है कि समास शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखने वाले, जिनमें बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अर्थ परंपरा कसी हो, अधिक लेखक हमें न मिले। अब आते हैं समालोचना पर। समालोचना का उद्देश्य हमारे वहाँ गुण दोष विवेचन ही समझा जाता रहा है। किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ न थी। यूरोप में इसकी चाल खूब चली। किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने वाली, उनकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष का कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते थे, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती है। उसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा होती है, कहीं निंदा। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों को एक व्यवस्थित क्रम में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। व्याख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक स्थिति आदि का प्रभाव। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा कहते हैं। यानी कि ऐतिहासिक समीक्षा यानी कि व्याख्यात्मक समालोचना की बात हो रही है। इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है और उसका साहित्य की चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है। अर्थात देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जो बात हो रही है निर्णयात्मक का मतलब निर्णय कर दिया गया कि ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है इनकी रचना के संबंध में, किसी भी लेखक की रचना के संबंध में। और व्याख्यात्मक में क्या हो गया कि पूरा उसका पूरा विवरण दिया जा रहा है कि कहाँ क्या हर एक चीज को क्रम से बताया जा रहा है। ठीक है, साथ ही जो वहाँ की स्थितियां हैं, किस स्थिति में लिखी गई रचना, उसका भी क्या प्रभाव रचना पे पड़ा, इन सारी चीजों की व्याख्या की जा रही है। तो वो वहाँ पे व्याख्यात्मक समालोचना हो गया। निर्णयात्मक में सीधे निर्णय दे दिया कि हाँ भाई ये सही है, ये नहीं सही है। ठीक है, वाह्य पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना कहते हैं।
कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले पहल केवल गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में हुआ। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने अपनी आनंद कादम्बरी में शुरू की। ठीक है, तो ये बात देखिए ध्यान में रखने की है कि किस पत्रिका में लेख के रूप में समालोचना का आरंभ हुआ, तो वो आनंद कादम्बरी में हुआ, प्रेमगंज जी की जो पत्रिका थी उसमें। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था, उक्त पत्रिका में निकली थी। पर किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में न निकली थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की समालोचना थी। इसके उपरांत द्विवेदी जी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की अर्थात विशेषता परिचायक समीक्षाएं भी निकाली। इस प्रकार की पुस्तकों में विक्रमांक देव चरित चर्चा और नैषध चरित चर्चा मुख्य है। ठीक है, द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक कालिदास की निरंकुशता में भाषा और व्याकरण के वे व्यतिक्रम इकट्ठे किए गए हैं जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदी वालों के क्या संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई है, यह ठीक ठीक समझ नहीं पड़ता। जो हो, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिसमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार भी कर लिया। कवियों का एक बड़ा भारी त्रिवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद तैयार करने के पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। यानी कि जो हिंदी नवरत्न इन लोगों ने निकाला उसमें देव सबसे बड़े कवि हैं की चर्चा इन लोगों ने की। इसके उपरांत पंडित पदम सिंह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी समालोचनात्मक पुस्तक निकाली। इसमें उस साहित्य परंपरा का बहुत अच्छा उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सतसई की रचना की है। आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया है। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षा का एक बड़ा भारी कर्तव्य है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों को बिहारी के दोहों के साथ तुलना करके शर्मा जी ने तारतम्यिक आलोचना का शौक पैदा किया। इस पुस्तक में शर्मा जी ने उन आक्षेपों का भी बहुत कुछ परिहास किया जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किए गए थे। हो सकता है कि शर्मा जी ने बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया वह एक अनूठे ढंग से किया। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। ठीक है, अर्थात देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए जो मिश्र बंधु थे उन्होंने काफी सारे आक्षेप बिहारी पर लगाए थे, उसका ही निदान इन्होंने पदम सिंह शर्मा जी ने किया, तो उसकी ही यहाँ पर चर्चा हो रही है। शर्मा जी की पुस्तक से दो बातें हुई। एक तो देव बड़े की बिहारी यह भद्दा झगड़ा सामने आया, दूसरे तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग बेतरह पड़े। देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र की मैदान में आई। ठीक है, कृष्ण बिहारी मिश्र की जो पुस्तक जो मैदान में आई उसका नाम यही था, देव और बिहारी। ठीक है, तो याद रखना आसान है, कृष्ण बिहारी। इसी तरीके से इन्होंने लिखा देव और बिहारी, यानी बिहारी को बाद में रखा, देव को आगे करके लिखा। इस पुस्तक में बड़ी विशिष्टता, सभ्यता और मार्मिकता के साथ दोनों बड़े कवियों के भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया है। इनमें जो बातें कही गई हैं वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई हैं, नवरत्न की तरह यूं ही नहीं कही गई।
यह पुरानी परिपाटी की साहित्य समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने योग्य है। अर्थात देव और बिहारी नाम की जो पुस्तक कृष्ण बिहारी जी की है, उसको ये साहित्य समीक्षा के भीतर एक अच्छा स्थान दे रहे हैं। मिश्र बंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी माने जा सकते हैं। देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली, जिसमें उन्होंने मिश्र बंधुओं के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर पंडित कृष्ण बिहारी जी की बातों पर भी पूरा विचार किया है। अच्छा हुआ कि छोटे बड़े इस भद्दे झगड़े की ओर लोग अधिक आकर्षित नहीं हुए। अब तुलनात्मक समालोचना की बात लीजिए। उसकी ओर लोगों का कुछ आकर्षण देखते ही बहुतों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया और पत्रिकाओं में तथा इधर उधर भी लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर मिलान करने, यहाँ तक कि जिन दो पक्षों में वास्तव में कोई भाव साम्य नहीं, उनमें बादरायण संबंध स्थापित करके लोग इस तुलनात्मक समालोचना के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने लगे। बादरायण संबंध अर्थात ऐसा संबंध जो है नहीं, जबरदस्ती का बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, पर उसका स्वरूप प्रायः रूढ़िगत ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुआ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्रकरण 4 था ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग तृतीय उत्थान में प्रवेश कर चुके हैं इसके बाद, जो कि सिर्फ एक प्रकरण है, प्रकरण 5। उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।